दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं सीआरपीसी के बारे में। हम फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एलएलबी के फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये हमारा कहते कि इसमें कितनी धाराएं हैं, बिल है, किस नेचर का कोड है। कहते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले के हैं। और गालिब का नजरिया इश्क देखिए, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंतखाब और आप देख रहे हैं पीके द परफेक्ट नॉलेज एट अमन प्रभात न्यूज़। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं सीआरपीसी के बारे में। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था, आपको सीआरपीसी के बारे में कुछ नॉलेज जानकारी दी थी। उम्मीद है कि वो जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि इस वीडियो में भी आपको जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो आपके और मेरे लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। हम फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एलएलबी के फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर के एलएलबी के एग्ज़ाम की तैयारी में हम ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। जो हमारा पहला पेपर है लॉ ऑफ एविडेंस का है, जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। और दूसरा पेपर हमारा लॉ ऑफ क्राइम्स, यानी कि इसमें हम सीआरपीसी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ क्राइम्स में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और तीसरा पेपर हमारा सिविल प्रोसीजर कोड का है। और चौथा पेपर हमारा लेबर लॉ सेकंड है, इसके अंदर हम वेजेस लॉ पढ़ेंगे। और पांचवा पेपर हमारा अल्टरनेट डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, यानी ये प्रैक्टिकल भी हमारा इसी के अंदर है। जिस तरीके से हमने थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था उसमें प्रैक्टिकल भी किया था, उसी तरीके से प्रैक्टिकल हमारा ये लिखित का एग्ज़ाम भी इसका होने वाला और प्रैक्टिकल का भी। तो आइए बात करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है। ये हमारा सेकंड पेपर है, दूसरा पेपर है, हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। और इसमें हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, इसलिए हम इसमें बात कर रहे हैं। इसको शॉर्ट टाइटल की अगर हम बात करें, इसका शॉर्ट टाइटल या शॉर्ट नेम सीआरपीसी है, आपको पहले बता चुका हूं। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और इसका जो कमेंसमेंट ईयर है वो 1972 है, सॉरी 1973 है। 1973 में ये पारित हुआ था, इसीलिए इस कोड के आगे हम 1973 लिखते हैं। इसका पूरा नाम हम पढ़ेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अच्छा, इसका एनफोर्समेंट कब हुआ? इसको जो वजूद में हमारा 1973 में आया, एनफोर्समेंट हुआ इसका, तो वो हुआ 1974 में हमारा लागू किया गया। 25 जनवरी 25 जनवरी 1974 को ये हमारा हमारे राष्ट्रपति द्वारा ये बिल, ये कोड पास कर दिया गया। और 1 अप्रैल को 1 अप्रैल लागू कर दिया गया, लागू हो गया। तो दोस्तों ये बात मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। और इसके बाद अगर हम ये बात करें कि इसमें कितनी धाराएं हैं कुल, और ये किस नेचर का हमारा बिल है, किस नेचर का कोड है, तो मैं एक इम्पोर्टेंट आपको बात बता देता हूँ। इसमें कुल धाराएं जो हैं वो हमने एक ट्रिक के साथ आपको बताई थी, यानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात अगर ट्रिक याद रहेगी तो हमें ये इसकी धाराएं भी याद रहेंगी। 4 दिन की चांदनी में बीच में अंधेरी रात घुसी हुई है साहब, ये है 4 दिन की चांदनी और 8 बजे अंधेरी रात गई थी। 484 धारा इसके अंदर मौजूद है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये किस नेचर का हमारा लॉ है। हम जो पढ़ने वाले हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था आईपीसी इंडियन पिनल कोड। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं सीआरपीसी। ये हमारा क्राइम, जो लॉ ऑफ क्राइम का फर्स्ट पेपर में हमने पढ़ा था, अब इसमें सीआरपीसी पढ़ रहे हैं हम। तो ये दोनों जो हैं इनमें क्या फ़र्क है और किस तरीके से
इनमें डिफरेंस हम कर पाएंगे, ये हमारी जानकारी, इसमें हमें जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जानकारी हमें अगर होगी तो हम इसमें डिफरेंस कर पाएंगे। देखिए 2 तरीके के लॉ सामने आए हमारे। एक है मौलिक विधि और दूसरी है प्रक्रियात्मक विधि। तो मौलिक विधि, या हम इसको मौलिक के साथ हम कह देते हैं मूल विधि भी कह देते हैं, इसको मूल विधि भी कह देते हैं। इसको हम कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ, और ये होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर लॉ या प्रोसीजर कोड। तो दोस्तों हमारे पास 2 तरीके के लॉ होते हैं, मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि, यानी प्रोसीजर लॉ। जैसे इसके नाम से हमें प्रक्रिया का पता चल रहा है। तो मौलिक विधि, ये जो आईपीसी है ये हमारी मौलिक विधि में है, और ये सीआरपीसी ये प्रक्रियात्मक विधि है। प्रक्रियात्मक विधि प्रोसीजर कोड है, प्रोसीजर लॉ है। तो जैसे कि मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि प्रोसीजर कोड में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ। तो ये हम इसमें बताना चाहेंगे कि ये मौलिक विधि यानी ये हमें एक अधिकार देती है विधि। कोई अगर क्राइम होगा तो उसका उपचार भी होगा, तो कोई क्षति किसी को पहुंचेगी उसका उपचार भी होगा। तो ये आईपीसी में ये मौलिक विधि इसलिए है कि ये हमें बताती है कि क्राइम क्या है, उस क्राइम के प्रति उसके क्या अधिकार है, किसी को अगर हानि पहुंची उस क्राइम से तो उसके क्या अधिकार है ये बताती है। अब उन अधिकारों को हमें किस तरीके से उनकी प्रोसेसिंग करनी है, उनका किस तरीके से हमें उनको लागू करना है उस नियम को जो इसके अंदर सपोज दैट कि किसी आदमी ने एक हत्या 302 का क्राइम किया, और वो जो है आईपीसी की धारा में बताया गया है कि जिसकी हत्या हुई उसको न्याय मिलना चाहिए। और जब न्याय मिलना चाहिए तो न्याय देने की प्रक्रिया क्या होगी, न्याय देने की प्रक्रिया क्या होगी, उसका जो प्रोसीजर होगा वो ये सीआरपीसी में हमारे बताया जाता है, ये सीआरपीसी बताया जाता है। तो ये हमारे अधिकार को भी संरक्षित कर रही है, यानी किसी के साथ चोरी हुई है, मारपिटाई हुई है, लूट हुई है, डकैती हुई है, ये कोई भी XYZ क्राइम कोई हुआ है, तो वो क्राइम जब अगर हुआ है तो वो क्राइम क्या क्राइम बनता है, उसकी क्या सजा है या उसमें क्या उसके उपचार हैं, तो ये मूल विधि में उनमें ये बताया होता है, मूल विधि के अंदर ये दिया होता है। ये सब मूल विधि भी कहते हैं और मौलिक विधि भी कहते हैं। अब जब उपचार उसका दिया गया है कानून में, तो उस उपचार को किस तरीके से प्रक्रिया में लाया जाएगा, किस तरीके से अमल में लाया जाएगा, ये सीआरपीसी में बताया जाता है। सपोज दैट हमने भी आपको बताया एग्जाम्पल से कि अगर किसी की हत्या हुई है तो हत्या जिसकी हुई है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। किसी को चोट पहुंची है, मार पिटाई हुई है, तो जिसके साथ मार पिटाई उसको न्याय मिलना चाहिए। तो उस न्याय का उपचार किस तरीके से किया जाएगा वो सब इस सीआरपीसी में बताया जाता है। सीआरपीसी में बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में बताया गया है कि किस धाराओं के तहत कौन सी हम सजा देते हैं, उसी तरीके से सीआरपीसी में ये बताया जाता है कि उस सजा को हमें किस तरीके से देना है, उस न्याय को किस तरीके से स्थापित करना है, ये हमें इसमें सीआरपीसी में बताया जाता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सीआरपीसी की 484 धाराएं, जो हमने आपको कोड के एक 484 धाराओं के बारे में हमने बताया था, ये सब 484 धाराओं में लिखा हुआ है। इसके अंदर दूसरी मेन बात यह है कि मौलिक विधि के अलावा कि हम आईपीसी में से मौलिक विधि है और सीआरपीसी प्रक्रियात्मक विधि यानी प्रोसीजर लॉ है, प्रोसीजर कोड है। तो अब ये देखिए क्या इसके अलावा भी कोई प्रोसीजर कोड और भी है, तो बिल्कुल हम बताते हैं
प्रोसीजर कोड में हमारा सीआरपीसी जो कि हम इसी में पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अलावा एक हमारी सीपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता जिसे हम कहते हैं, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। ये सिविल प्रोसीजर कोड जो हमारा है, इसका भी हमारा एक पेपर है, 4th पेपर हमारा इसी का है। और लॉ ऑफ क्राइम जो है 2nd पेपर, ये सीआरपीसी का है, और ये सिविल प्रोसीजर कोड हमारा सीपीसी। ये सीपीसी जो है, ये सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड भी हमारी प्रक्रियात्मक विधि है। इसमें क्या फर्क है, जैसे हमने पढ़ा इसमें आईपीसी की धाराएं से रिलेटेड हम सीआरपीसी को देखते हैं, और जब हम कोई सिविल मामला बनता है और सिविल मामलों में हमें उपचार प्राप्त करना होता है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया हमारी इस सिविल प्रोसीजर कोड में बताई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। इसी के अलावा क्या हमारे पास और भी कोई ऐसी प्रक्रियात्मक विधि जो हम इस सब्जेक्ट इस वाले सेमेस्टर में पढ़ने जा रहे हैं, कोई और भी है? बिल्कुल है। जो सबसे पहला हमारा फर्स्ट पेपर है, लॉ ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस जो है हमारा, ये भी हमारी प्रक्रियात्मक विधि है। यानी कि लॉ ऑफ एविडेंस, साक्ष्य किस तरीके से हमें प्रस्तुत करने हैं, ये हमें इस चीज में पढ़ाया जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। इसमें मुख्य 2 बातें आई हमारी, मेन जो टॉपिक 2 बने, मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि। इसमें क्या फर्क होता है ये आप इस टॉपिक से समझ सकते हैं। यानी कि अगर हम आईपीसी को जब पढ़ेंगे साथ में, तो सीआरपीसी हमारे ऑटोमेटिक समझ में आनी शुरू हो जाएगी। इसमें 511 धाराएं थी, इसके अंदर 484 धाराएं हैं। अच्छा, ये देखते हैं कि हमने अभी पीछे बताया था आपको सीआरपीसी की 484 धाराएं। तो दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे हैं सीआरपीसी की, इसके नेचर के बारे में। तो ये एक प्रोसीजर लॉ है, और अब हम बात करेंगे इसकी धाराओं के बारे में। कौन सी धारा? ज़्यादातर एक बात ध्यान रखने की है कि ज़्यादातर जितने भी हमारे विधियां हैं, उनमें पहली जो धारा होती है उसके अंदर उस विधि का नाम की परिभाषा ही समझाई होती है। इसी तरीके से इसमें भी सबसे पहले जो धारा है, धारा 1 के 3 क्लोज हैं, 1, 2 और 3। इसके अंदर धारा 1 में 3 उपधाराएं हैं, इनको क्लोज 1। इसके अंदर इसका नाम बताया गया, जो कि हम आपको बता चुके हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973, जो पूरा नाम हम पहले बता चुके हैं आपको। और दूसरे में बताया गया इसका विस्तार कहां, जी दूसरे में बताया गया इसके अंदर क्लोज 2 में कि इसका विस्तार कहां तक है, किन किन राज्यों में ये लागू है। बहुत सारे हमारे ऐसे विधि होती हैं कि कुछ राज्यों में लागू नहीं होती हैं। तो ये हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में भी कि इसके धारा 1 के अकॉर्डिंग क्लोज 2 में ये बात बता दी गई है कि इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर है, संपूर्ण यानी पूरे इंडिया पे हमारा ये विस्तार इसका हुआ है। जब ये लागू किया गया था उस समय जम्मू कश्मीर पर नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित राज्य का दर्जा जब से मिला है तब से वहां पर भी लागू है। इसकी ये परिभाषा दी गई कि कहां पर लागू होगा, और इसी में ये भी बता दिया गया है कि जो इसकी धाराएं हैं 8, 10 और 11, ये ही लागू की जाती हैं नागालैंड में और जनजाति क्षेत्र के जो हमारे राज्य हैं। इसको समझ सकते हैं हम, संपूर्ण भारत में हो गया ये। अब और दूसरा हम समझ सकते हैं, इसके अलावा ये पूरा का पूरा जो है संपूर्ण भारत में, इसके अलावा इसकी धाराएं हैं 8, 10 और 11, ये जो लागू होती हैं, ये लागू होती हैं हमारे नागालैंड में और जनजाति क्षेत्र के जो राज्य हैं। तो जी इससे शॉर्ट फॉर्म से हम पता लगा AMTM, जो नागालैंड के अलावा आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, क्या ये 3-4 राज्य हैं इस तरीके से, जिसमें हम इसमें बता सकते हैं कि ये 8, 10, 11 ही धाराएं लागू होती, इसके अलावा नहीं होती। और इसका क्लोज 3, धारा 1 का क्लोज 3 जो हमें बताता है कि ये किस दिन लागू हुआ, ये हमें बताता है धारा 3 का,
धारा 1 का क्लॉज 3 ये बताता है कि 1 अप्रैल 1974 से ये लागू हो चुका था संपूर्ण भारतवर्ष पर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और ये जो इसमें 2 धाराएं राज्य बताए हैं, ये इन राज्यों में ये धाराएं इसको लागू होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 2 की। धारा 2 हमें क्या बताती है, ये हम जानकारी आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि सीआरपीसी की धारा 2 कहती है परिभाषाएं, यानी कि सीआरपीसी की धारा 2 के अंदर परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। विभिन्न शब्द जो अलग अलग वर्ड्स हैं उनके क्या मीनिंग्स हैं, क्या परिभाषाएं, क्या उनका मतलब होगा, ये इस बारे में बात बताई गई है। और इसमें 25 क्लॉज हैं, यानी कि धारा 2 के अंदर 25 उपधाराएं हैं। 25 उपधाराओं में आज हम यहाँ तक बात कर रहे हैं अभी, और मैं बताता हूँ कि सबसे पहला ए, या तो हम इसको ए लिखेंगे या का लिखेंगे, बी या खा, इस तरीके से आप देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला ए क्या कहता है, तो ए कहता है इसमें बे लेवल ऑफेंस के बारे में बात करता है कि बे लेवल ऑफेंस कौन से हैं, इसकी परिभाषा इसमें बताई गई है। यानी जमानती अपराध, इसकी परिभाषा इसके अंदर धारा 2 के क्लोज का के अंदर बताई गई है, ए के अंदर बताई गई। उसी तरीके से खा के अंदर, बी के अंदर बताए गए चार्ज, यानी कि आरोप क्या उसके ऊपर होता है, इसके ऊपर क्या आरोप, यानी आरोप किसे कहते हैं, किस आरोप की क्या परिभाषा है, चार्ज के बारे में बात करते हैं। और सी जो करती है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करती है, यानी कि संज्ञेय अपराध। अब ये इसमें 2 बातें हैं कि संज्ञेय और असंज्ञेय, यानी कि कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, या जो ऑफेंस हैं वो कौन से हैं, असंज्ञेय यानी संज्ञेय अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। तो इनमें क्या फर्क है, तो आपको बता दूं कि कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जिनकी हम अपनी भाषा में कहते हैं कि इसकी ज़मानत बाहर से बाहर हो जाएगी, तो जिसे बाहर से बाहर ज़मानत कहते हैं, तो वो हमें असंज्ञेय अपराध या गैर जमानती अपराध कहलाते हैं। और कुछ ऐसी अपराध हैं जिनको की ज़मानत जो है वो कोर्ट के द्वारा ही की जाती है, हाई कोर्ट से परमिशन लेके की जाती है, या फिर उनमें जेल में जाया जाता है, उसके बाद उनको ज़मानत मिलती है, तो उसको हम संज्ञेय अपराध कहते हैं। और संज्ञेय अपराध के बारे में एक बात और बता दूं कि जो जितने भी ऑफेंस ऐसे हैं जिनकी सज़ा 3 साल से कम है, तो वो संज्ञेय अपराध में नहीं आते। 3 साल से ज़्यादा वाले जिनकी सज़ा है, 3 साल से ज़्यादा सज़ा हो, या आजीवन कारावास हो, या फिर फांसी आदि की सज़ा यानी मृत्यु की सज़ा हो, तो ये जो ऑफेंस होते हैं ये संज्ञेय अपराध के अंदर, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आते हैं। तो ये परिभाषा इसके हमारे सी में दी गई है। और इसके डी की अगर हम बात करें तो ये बात करता कंप्लेंट की, कि कंप्लेंट की परिभाषा की हमें बताता है। तो कंप्लेंट कैसे होता है, कंप्लेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी अपराध होता है तो उसकी सूचना हम अपने नज़दीक पुलिस के पास लेके जाएंगे, पुलिस स्टेशन के में लेके जाएंगे, सूचना देंगे, तो जो सूचना वहाँ दी जाती है उसको हम FIR भी कहते हैं। इसको पढ़ेंगे, FIR क्या होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो दोस्तों जो सूचना है, यानी कोई अपराध हुआ तो सूचना पहुँचनी चाहिए, तो जो सूचना पहुँचनी चाहिए, जब हम हमारी FIR अगर किसी वजह से पुलिस थाने वगैरह में नहीं हुई है तो हम उसको कंप्लेंट केस में दर्ज कराते हैं। कंप्लेंट की शिकायत जिसे हम कहते हैं, कंप्लेन वो परिवाद कहलाता है, आप आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। और दूसरा है इसमें जो इसकी धारा उपधारा ई है, ये हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की परिभाषा देती है। और F जो है हमारी इसकी उपधारा इंडिया की परिभाषा देती है कि इंडिया शब्द से क्या मतलब है। और इसमें जो हमारा कोड है CRPC, उसमें इंडिया किसको कहा गया है, यानी कि किस क्षेत्र को हम इंडिया कह रहे हैं। और ये इस तरीके से इसका जो च के बाद आया G यानी इच्छा उपधारा इसकी, तो इसी इंक्वायरी यानी जांच, इंक्वायरी के बारे में बताती है, इंक्वायरी की परिभाषा देती है। और इसके बाद झा यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग
यानी न्यायिक कार्यवाही के बारे की परिभाषा देती है, न्यायिक कार्यवाही के बारे में बताती है। तो दोस्तों अब ये आता जय, इसे लोकल हमारी जो लोकल जुरिस्डिक्शन है, हमारी जो लोकल जुरिस्डिक्शन है यानी कि स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताती है कि स्थानीय अधिकारिता की परिभाषा क्या है, इसके अंदर बताया गया है स्थानीय अधिकारिता क्या है। तो इसके अलावा अभी और आगे बढ़ते हैं हम कि एक बार हम इसको देख लें। तो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि आपको इनको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट्स करके प्रोत्साहित करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, मैं आपको इसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो दोस्तों इसके आगे हम चलते हैं। सीआरपीसी 1973 की धारा 2 की परिभाषाओं के बारे में हम बता रहे थे, जो इससे हम आगे चलते हैं। के मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बात करता है, महानगर क्षेत्र के बारे में परिभाषा बताता है, इसका जो उपधारा के है। और के बाद एल उपधारा जो बताती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताती है। जैसा कि अभी हमने पीछे बताया कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, इस बारे में हम आपको बता देते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि असंज्ञेय अपराध, ये असंज्ञेय अपराधों के बारे में बताती है। ये संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध किन्हें कहते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और दूसरा है इसमें नोटिफिकेशन, जो एम का इसका क्लोज एम है, उपधारा एम बताती है नोटिफिकेशन यानी अधिसूचनाओं के बारे में बताती है, अधिसूचना की परिभाषा देती है। और इसके बाद ये इसका जो उपधारा एन है, धारा 2 की उपधारा एन बताती है ऑफेंस यानी अपराध की परिभाषा, यानी अपराध किसे कहते हैं। और ओ उपधारा जो है ये बताती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन ए पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंचार्ज है यानी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी की परिभाषा बताती है। भार साधक अधिकारी कौन होता है पुलिस थाने में, ये इसकी परिभाषा, इसकी धारा 2 की उपधारा ओ यानी निर्णय हमें बताती है। नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट सब सेक्शन पी की बात करते हैं। तो ये बात करता है प्लेस की, यानी प्लेस की परिभाषा देता है। और क्यू सबसेक्शन क्यू की बात करें तो ये हमें प्लीडर की परिभाषा बताता है। दोस्तों प्लीडर क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी जानकारी दे देंगे। इसका नेक्स्ट सबसेक्शन पुलिस रिपोर्ट की बात करता है। एस पुलिस स्टेशन की परिभाषा बताता है। तो सेक्शन टी जो है वो प्रिस्क्राइब्ड के बारे में हमें जानकारी देता है, इसकी परिभाषा बताता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लोज की, धारा 2 के क्लोज नंबर यू की, यानी इसको हिंदी में पा कहेंगे। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परिभाषा बताता है। और वी ये सब डिवीज़न की परिभाषा बताता है। और दूसरा है डब्लू समन्स की बात करता है, समन किन्हें कहते हैं इनकी परिभाषा बताता है। और डब्लू का फिर एक क्लोज है WA, ये विक्टिम यानी आहत, इसकी परिभाषा बताता है। और एक्स क्लोज जो है ये कहता वारंट की बात, कि वारंट के बारे में बताता वारंट की परिभाषा। और वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट का है ये, यहाँ हमारी ये 25 उपधाराएं पूरी हो जाती हैं। और अगर हम इसको भी माने तो ये 26वीं धारा कहलाएगी, एक तरह से उपधारा कहलाएगी, यानी कि इस उपधारा की भी उपधारा है ये। तो इसमें जो बताया गया कि कुछ शब्द यानी कि जिनकी परिभाषा इसमें नहीं आई हैं उनकी परिभाषा आईपीसी में अगर परिभाषित किया गया उन शब्दों को तो उसको उसी तरीके से लिया जाएगा। ये हमारा जो है वाई, इसको आईपीसी की आईपीसी की धाराओं में जो परिभाषा दी गई उनको उसी तरीके से परिभाषित समझा जाएगा। ये बात हमारी ये क्लोज वाई नंबर का क्लोज इस बात को बताता है। तो दोस्तों ये हमारी धारा 2 के उपधारा 25 की बात हमने की है। इसमें हम अगली वीडियो में आपको बहुत जल्दी मिलेंगे और बताएंगे लोक अभियोजक यानी कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, इसके क्या काम होते हैं और क्या करता है। और इसमें बहुत मेन चीज़ जैसे आहत विक्टिम है, विक्टिम को आप जानते ही होंगे कि एक तो होता हम हिंदी में अगर विक्टिम की बात करें तो आपने 2 नाम सुने होंगे जिसे कहते हैं कि एक होता अभियुक्त, जो जिसने अपराध किया है वो अभियुक्त कहलाता है। और जिसके साथ अपराध हुआ या जिसको क्षति पहुंची है उसे हम विक्टिम कहते हैं। और इसी तरीके से वारंट के बारे में आप जानते ही हैं, समन और वारंट में फ़र्क होता है। ये हम क्या फ़र्क होता है अगली वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में यहाँ तक ही, जल्दी दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, हम आपके आभारी रहेंगे। शुक्रिया एंड
थैंक्स अलॉट।